हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ को सीखेंगे। और ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न की एक श्रृंखला, एक सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। इस सीरीज़ की विशेषता ये है कि इसमें आपको लगभग मैं कोशिश करूँगा कि आधी बुक, एक ही पार्ट में आधे चैप्टर जो आपके हैं पूरे सिलेबस के, उससे संबंधित सभी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करा दिए जाए। और इसके अगले पार्ट में एक और पार्ट आएगा जिससे पूरे के पूरे मैथ्स का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके संभावित प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, इनको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा, तो पूरे हर एक चैप्टर से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। और न केवल बहुविकल्पीय बल्कि आपके यहां से एक एक नंबर के अतिलघु उत्तरीय भी प्रश्न बन सकते हैं। देखिए यहां पर बहुविकल्पीय का स्वरूप आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एक एक नंबर में अतिलघु उत्तरीय में बनते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। बहुत फायदेमंद सीरीज होने वाली है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही लाभदायक। आप इसको पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधी बुक मैथमेटिक्स की आपकी इस पार्ट में मैं कवर कर दूं और आधी बुक एक और पार्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सारे संपन्न हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगर आप सबको पसंद आएगा तो मैं ऐसी सीरीज अतिलघु उत्तरीय के लिए और लघु उत्तरीय के लिए भी ले आऊंगा। कंप्लीट चैप्टर्स का निचोड़ आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है करणी है, जिसमें लिखा गया है करणी वो संख्या होती है जो कि ऐसे मूल के रूप में, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है मूल चिन्ह। ठीक है, मूल का मतलब जैसे आप बोलते हैं वर्गमूल, घनमूल, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये जो अभी इस समय आपको दिख रहा है ये वर्गमूल है। क्योंकि इस समय यहां कुछ लिखा नहीं गया है तो आप फिर भी समझेंगे यहां पर 2 लिखा है। अगर कुछ ना लिखा हो ऐसे है तब भी इसको आप मान के चलेंगे कि ये 2 ऐसे यहां पर होता है। अगर ऐसा मूल है यहां 3 लिखा तो इसी को हम घनमूल चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल, यानी क्यूब रूट। ये आपका क्या था? वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है, यहां पर 2 लिखा नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टूड रहता, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 होता ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मूल हो सकता है। जैसे यहाँ 5 लिखा तो ये 5वां मूल होगा संख्या का। ये मूल चिन्ह है। इसके अंदर जो राशि लिखी होती है, जैसे x लिखा है तो ये जो लिखा है ये करणीगत राशि कहा जाता है। इसको कहा जाता है करणीगत राशि। करणीगत मतलब करणी के अंतर्गत, करणी ये रहा इसके अंतर्गत, इसलिए करणीगत राशि कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। और अब यहां पर देखिए आपको दिया गया है 9 इस तरीके से और बाहर 5। तो इसका ये तरीका होता है कि आप वो संख्या लिखें और जो ये रूट मूल चिन्ह है 5वां मूल है तो इसको 1 बटे में लिख देंगे, 1/5 ऐसे। जैसे अगर 7 लिखा है यहाँ 3 है तो आप इसको क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए 5 है और यहाँ पर 4 लिखा तो आप इसको कैसे घात रूप में करेंगे, 5 पर 1/4 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 5 पर ऐसे 1/4 था तो इसको अगर करणी के रूप में लिखना है तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 5 अंदर और यहाँ 1/4 को यहाँ 4 छोटा सा लिख देंगे। तो ये भी तरीका किया जा सकता है। तो आपने देखा कि ये जो आपका प्रश्न था इसका जो घातीय रूप है इस तरीके से आएगा, 9 की घात 1/5। तो इसका पहला देखिए, इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है 9 की घात 1/5? यस, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। ठीक, तो आप इसको ध्यान से समझते चले, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट जहां जहां जरूरत हो बताऊं, पूरा प्रयास रहेगा। बाकी कुछ देखते हैं आगे। आपको दिया गया है कि संख्या 27 की घात 2/3, 27 की घात में 2/3 है, इसका आपको मान बताना है। ठीक है, 27 की घात 2/3 का मान बताना है तो कैसे बताएंगे? देखिए 27 पर 2/3 है तो 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणे 3 क्या होता है, 3 3 9 त्रिक 27, 3 3 9 त्रिक 27 होता है। मतलब इसको 3 की घात 3 लिखा जा सकता है। और बाहर 2 की घात 2/3 है, तो जब 2 घातें एक संख्या पर होती हैं, जैसे देखिए 3 ये रहा और साथ में एक और घात 2/3 भी है, तो ये गुणा हो जाता है, रूल होता है। इसको गुणा करेंगे तो संख्याएं कट जाएंगी, आएगा आपका 3 और बचा केवल यहाँ 2, 3 पर 2, 3 पर 2 का मतलब 3 गुणे 3 2 बार, 3 3 9। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो देखिए ये बी पार्ट में आपका राइट आंसर गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इन प्रश्नों को कैसे करना है और क्या अप्रोच रखनी है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है 0.01 का वर्ग। वर्ग का मतलब वो संख्या 2 बार गुणे में होनी चाहिए। 0.01 2 बार जब गुणे में करेंगे तो इसका मतलब 1 का 1 से गुणा होगा, 1 1 का 1 ही होगा। 2 अंकों पे इधर दशमलव है, 2 अंकों पे यहाँ दशमलव, 2 2 4 अंक होने चाहिए। तो 1 अंक ये हुआ, 2 3 4, देखिए 4 अंक हो गए। इसका ये आंसर होगा। आगे 0 लगा सकते हैं। तो ऐसा देखिए कहीं अगर पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वही सही होगा। 3 0 और 1, तो आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट पार्ट में ही आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगर आपको पसंद आएगी आप बताएंगे, बस ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे इसको, ये आप जरूर करिए, ठीक है। तो मैं आगे अतिलघु और लघु के लिए भी बना दूंगा, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है 1/2 पर घात 1/2, 1/2 पर घात में भी 1/2। तो 1/2 घात का मतलब अभी मैंने जैसे बताया था कि वर्गमूल जो होता है इसको 2 ही यहां मानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या पर वर्गमूल लगा है तो इसका मतलब ही है, किसी संख्या पर वर्गमूल लगा है तो इसका मतलब घात में 1/2, या दूसरा उल्टा अगर ऐसे लिखा है तो इसको वर्गमूल लगा के लिख सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए 1/2 पर घात 1/2 है, तो इस घात वाले 1/2 को हम वर्गमूल कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। तो अगर वर्गमूल कहेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, 2 का निकलेगा नहीं, √2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए बी पार्ट में आंसर दिख रहा है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का आपने आंसर करना सीखा। अब चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते जाएंगे, और हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे बन सकते हैं, देखिए इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। ये अतिलघु में भी मिल सकते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। तो आगे हम आपके लिए ऐसी सीरीज लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा है जिसका आपको आंसर करना है, जिसमें आपको एक √8 को लिखा गया है, 8 को रूट में लिखा गया है वर्गमूल में, और बाहर में घात 1/3 है। इसका तरीका क्या होगा? देखिए मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या पर रूट हो तो इसका मतलब वो संख्या पर 1/2 माना जाता है ना। संख्या पर घात 1/2, तो ऐसे ही 8 पर हम घात को 1/2 मान सकते हैं। बाहर आप देखिए 1/3 है, तो अगर आप अभी देखें तो ये 2 घातें हो गई, 2 घातें आपस में गुणा हो जाती। मैंने कहा ना एक साथ अगर 2 घातें लगी हो तो आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये 8 पर आया, 1 का 1 एकम 1, 3 दूनी 6। 8 पर घात 1/6 आया, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और बाहर है 1/6, इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं 2 पर 3। अब फिर देखिए 2 घाते हैं तो आपस में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कटेगा। अब आप देख रहे हैं 2 पर 1/2, 1 ऊपर है 2 नीचे है, मतलब 2 पर 1/2, और 1/2 का मतलब इसको रूट भी लगा सकते हैं, घात 1/2 का मतलब रूट भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए सॉल्व होकर के आ गया √2, तो इसका आंसर √2 होगा, जो कि आपको सी पार्ट में दिख रहा है। सी पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को। ये देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको अतिलघु में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये सब बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए होने वाली है। बस शेयर खूब करिएगा इसको, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 16/25 और इस पर घात में है -3/2। तो देखिए आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपका अगर घात माइनस में है तो पहली बात तो आप चाहे तो इसको माइनस में रहने दें, लेकिन अगर आपको प्लस बनाना हो तो आप क्या करिए, इसके बेस को बदल दीजिए, मतलब 25 को ऊपर कर दीजिए और 16 को नीचे कर दीजिए। तो अगर आप इसको 25/16 उलट देते हैं तो तुरंत ही ये पावर पहले तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए इसको आप 5/4 ऐसे लिख के इसकी घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग भी 25 और 4 का वर्ग 16 ऐसा लिख सकते हैं ना अंदर, और बाहर क्या है 3/2। अब आप देखिए 2 घातें फिर से आपको दिख रही हैं, 5/4 पर बाहर आपको 2 दिख रहा है, और एक घात 3/2। तो 2 घातें जब होती है तो गुणा हो जाता है, मैंने बताया अभी ऐसे गुणा कर देंगे दोनों घातों को, 2 और 2 कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि 5/4 पर घात में 3 केवल बचा, 5 की घात 3 5 25 पंचे 125, और 4 की घात 3 4 चौके 16 चौके 64। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये बदलना ना मालूम होता तो आप कैसे करते, देखिए आप तब भी आप क्या करते, डायरेक्टली 4/5 लिखते और ये -3/2 ही रहने देते, ठीक है। अब ये देखिए 4/5 की घात 2, हाँ इसको घात 2 लिखते ना पहले, फिर ऐसे करते। तो ये अब 4/5 है, घात 2 ही है बाहर, और गुणे में -3/2 है, 2 और 2 कट जाता, 4/5 पर आता -3। बाद में आपको पलटना पड़ता, यहां से आप फिर बेस को पलट देते, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते, तब आपका ये पॉजिटिव हो जाता, और फिर से 5 की घात 3 125 और 4 की घात 3 64 हो जाता। तब भी आप ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे आपको उचित लगे। तो आपने देखा 125/64 इसका आंसर हो गया, 125/64 डी पार्ट में इसका आंसर दिया गया, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा ये प्रश्न कैसे किया जा रहा है। फटाफट आप ऐसे आंसर्स कर सकते हैं और लगा सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 8 की घात 2x - 5 बराबर, ये घात में है, बराबर 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 3 में x का मान कितना होगा,
ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इधर देखिए 2 की घात, तो दो चीजें गुणा हो रही, जब बेस बराबर होता है और गुणा करते हैं तो घातें बस जुड़ जाती है, 6 और 3 जुड़ जाएगा मतलब 9 हो जाएगा। इधर 8 पर 2x - 5 ऐसे रहने दीजिए। 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और बाहर जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए, और इसको 2 पर हो गया ये 6 3 9। ठीक, अब देखिए इसको भी 2 में दोनों तरफ की घातें हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ की घातें आप बराबर कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3, एक घात 3 है और बाहर घात 2x - 5। मैंने क्या कहा, जब दो घातें हो तो गुणा हो जाती है। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, तो क्या आएगा, 2 पर 3 दूनी 6x, 3 से भी गुणा हो जाएगा, और माइनस 3 × 15 ये गुणा हो जाएगा, और इधर तो 2 की घात 9 ही रहेगा। अब देखिए 2 पर इधर भी घात है, 2 पर इधर भी घात है। जब ऐसी स्थिति होती है कि दोनों तरफ के बेस बराबर यानी आधार की संख्या बराबर हो, देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, तो ये घातें भी बराबर हो जाती हैं। मतलब ये रूल होता है कि अगर जैसे देखिए यहां पर a की घात m और इधर a की घात n, ऐसा है, देखिए यहाँ बेस में इधर भी a इधर भी है, तो ऐसी स्थिति में m और n को भी बराबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप 6x - 15 को 9 के बराबर लिख सकते हैं, इसकी घात और इसकी घात को बराबर लिख सकते हैं। जैसे ही लिखेंगे 6x बराबर -15 को उधर ले जाइए, संख्या संख्या एक तरफ, तो उधर 9 है, 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। 15 9 कितना हुआ, 24 हुआ, 15 5 20 4 24, 15 9 24 हुआ, तो 6x बराबर आपका अगर 24 है तो देखिए x बराबर 6 इधर है, उधर बटे में हो जाएगा, 24 के साथ 6 बटे में हो जाएगा, 6 चौके 24 कट के x बराबर 4 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से x बराबर 4 इसका आंसर हो गया, जो कि पहले फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको मैंने चैप्टर 1 के जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जिस भी तरीके के बन सकते थे वो बता दिए, और उनसे संबंधित आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब चलिए चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है, जिसमें आप सबसे पहला देखिए लिखा है 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। किस संख्या का घन है, मैंने आपको 1 से 15 तक घन याद करने को कहा था। तो आप देखेंगे अगर 6 की घात 3 करेंगे तो 6 × 6 × 6, घन का मतलब घात 3, 6 6 36 छक्का 216 होता है, यानी कि ये 6 का ही घन है। ठीक है, आप याद रखिए 1 से 15 तक इस तरीके से घन याद कर लीजिए। तो ये 6 का घन है, तो इसलिए 6 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ये आपकी अगली संख्या है 3 सही 3/8 का घनमूल। घनमूल निकालने के मतलब ये चिन्ह आपका आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको पहले सरल भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे, 8 त्रिक 24, इसको इससे गुणा करते हैं और फिर ये वाला जोड़ देते हैं। तो 8 त्रिक 24 + 3 कितना हुआ, 27, 27/8 हुआ, इस पर घनमूल है। और घनमूल आप जानते हैं कि 27 3 × 3 × 3 होता है, मतलब 27 का 3 होता है, और ये 2 × 2 × 2 यानी कि 2 आता है, तो 3/2। तो इसका आंसर हो गया 3/2। ठीक है, तो 3/2 इसका आंसर हो गया। ये देखिए आपका बी पार्ट में सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए। अब फटाफट आप क्वेश्चंस करते जाइए और समझते जाइए ध्यान से। जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए आप चैप्टर्स को जो मैंने पढ़ाया है वो सारे चैप्टर देख सकते हैं, या मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 0.008 0.008 का घनमूल। इसमें जब इसका घनमूल आपको बताना होगा तो आप खुद ही सोचिए, 8 देखते ही आपको 2 पता चल जाएगा कि 2 × 2 × 2 8 होता है। लेकिन दशमलव कितने पे, 3 पे, तो आप अगर 1 पे दशमलव लगा करके इसका घन करके देखें तो सोचिए क्या आएगा, 0.2 × 0.2 × 0.2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया, और 1 अंक पे दशमलव यहाँ, 1 अंक पे यहाँ 2, 1 अंक पे यहाँ 3, तो 3 अंक पे लगने का मतलब ये हो जाएगा। और यही आपको दिया था। इसका मतलब कि 0.2 का अगर हम घन करते हैं तो ये मिलता है। इसका मतलब इसका जब घनमूल करेंगे तो घनमूल में आपका क्या दिखेगा, यहाँ पर 0.2 × 0.2 × 0.2 ही तो दिखाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। फाइनल आंसर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि 0.2 इसका आंसर होगा, जो कि आपको दिया गया है सी पार्ट में आंसर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों का आप फटाफट आंसर करेंगे और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो जल्दी और अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है √32 √48, नीचे लिखा गया है √8 + √12। इसका आपको मान बताना है। तो देखिए √32 का मतलब क्या है, आप सोचिए 32 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार ना। तो आप देखिए रूट के अंदर आप जितनी बार ये चीज रूट के अंदर लिखेंगे तो जितने जोड़े बन जाएंगे वो तो बाहर हो जाता है। रूट का मतलब जितने पेयर बन जाए वो बाहर करते हैं। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 तो बाहर हो जाएंगे और अंदर एक रूट बचेगा। तो मतलब ये 4 √2 लिख सकते हैं इसको। इस चीज को हम लिख सकते हैं 4 √2।
इसी तरीके से 48 को अगर आप करेंगे तो 48 को जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यही आएगा। और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो पेयर बनाएंगे जिसके जोड़े बन जाएंगे। जोड़े किसके बाहर हुए, 2 और 2 के, √3 अंदर बचा, 2 दूनी 4, 4√3 इसका आ गया। 48 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4√3, तो इसको हम लिख देते हैं 4√3, ठीक है। ऐसे इसको आप जैसे मैंने निकाला ऐसे ही आप लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे और इसको आप लिखेंगे 2√3, ठीक है। 12 जब आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 2 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिए ऊपर 4 तो कॉमन दिख रहा है तो अंदर आया √2 + √3, भाई 4 यहां से भी निकल गया, 4 यहां से भी, तो √2 बचा, √3 बचा। नीचे देखिए यहाँ से 2 और 2 कॉमन है, 2 और 2 बाहर कॉमन करेंगे तो √2 + √3 ये बचा। अब देखिए ये पूरा पूरा इससे कट गया, 4/2 आपका बचा, 2 दूनी 4 होता है, अंत में 2 आ गया। ऐसे प्रश्न आपको 1 नंबर 2 नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जरूर बताया है लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, अति लघु भी पूछा जा सकता है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आपने ये कुछ सीरीज जो मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ बहुविकल्पी का आप देख ही रहे हैं, इसके बाद अति लघु उत्तरी की सीरीज में लाऊंगा। 2 पार्ट में अति लघु पूरे सारे चैप्टर का खत्म कर देंगे और लघु उत्तरी का 3 या 4 पार्ट में पूरी बुक खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बस आप सब शेयर करिए, खूब देखिए वीडियो को और लोगों को जोड़िए, इतना कार्य जरूर करिए। और टेट सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पे चली रही हैं, इंग्लिश की क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, हर तरह से मैं आपकी सहायता करने में लगा हूं। आप लगातार चैनल को विजिट करिए और समय की बाध्यता बस मेरे ऊपर न डालिए, क्योंकि समय पे क्या है कि अगर मैं सोचिए अगर निश्चित समय कर दूं कि मैथमेटिक्स सिर्फ इतने टाइम आएगी या इंग्लिश सिर्फ इतने टाइम आएगी तो मैं सिर्फ एक ही वीडियो उस टाइम दे सकता हूं। ऐसे में कितने भी वीडियो आपको समय पड़ने पर दे सकता हूं। तो आप सब बस साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें मिलेंगी। आप देखते रहिए, चैनल पे विजिट करते रहिए और शेयर खूब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने प्रश्न है जिसमें आपको क्यूब रूट में लिखा गया है। क्यूब रूट में आपका 27 लिखा है, गुणे में 64 लिखा है। देखिए ऐसे 2 संख्याएं गुणे में हो, क्यूब रूट, इसका मतलब इस पर भी क्यूब रूट है यानी घनमूल है, इस पर भी भाई घनमूल है, और गुणे में इस 64 पर भी घनमूल है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि 27 का घनमूल 3 होता है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है, और 64 का 4 होता है, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 चौके 64। अब ये फाइनल गुणा होकर 4 3 12 उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ 12 हुआ। ये फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सिक्के को उछालने पर चित आने की संभावना, एक सिक्का उछाला जाता है तो कुल घटनाएं 2 होती हैं। देखिए संभावना या जो प्रायिकता होता है, संभावना या प्रायिकता के लिए क्या करते हैं, नीचे इसके सूत्र में होता है कुल घटनाएं। संभावना या प्रायिकता में नीचे कुल घटनाएं ली जाती हैं और ऊपर लिखी जाती हैं अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाओं का मतलब ये जो घटनाएं आपको चाहिए, जैसे इसने कहा चित आए तो चित कितने आएंगे ये देखेंगे। तो ये आप बताइए, इस तरीके से प्रायिकता या संभावना का जो सूत्र होता है वो लिखा जाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, एक सिक्के उछालेंगे तो 2 चीजें होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल घटनाएं तो 2 हैं, तो कुल घटनाएं देखिए यहाँ पर प्रायिकता निकालना है तो आप यहाँ तो 2 लिख देंगे, और अनुकूल आपको सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, चित के लिए पूछा, चित एक ही तो आ सकता है तो ऊपर 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप 1/2 इसका उत्तर देख रहे हैं कि आ जाएगा। तो आप सी पार्ट 1/2 पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है इसको ध्यान से समझिए और इसका आंसर करिए। तो फटाफट आप इसका आंसर करेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। 2 सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो प्रतिदर्श समष्टि, यहां देखिए वर्ड आया है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कुल घटनाएं। देखिए जहां भी आपको प्रायिकता में ऐसे प्रतिदर्श समष्टि दिखे, प्रतिदर्श समष्टि से आप सीधा अर्थ निकालेंगे, इसका मतलब होता है कुल घटनाएं। जैसे एक लूडो के एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, तो 6, क्योंकि लूडो के पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 अंक आ सकते हैं। तो लूडो के पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि 6, एक सिक्के को फेंकने पर 2 प्रतिदर्श समष्टि, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल। लेकिन जब 2 सिक्के एक साथ फेंके जाएंगे तो देखिए 2 सिक्के जब फेंके जाएंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या हो सकता है दोनों पे टेल ही टेल आ जाए, या हो सकता है पहले वाले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा तो कोई और संभावना नहीं होगी ना। यही 4 संभावनाएं कुल है, यानी यही कुल घटनाएं और यही प्रतिदर्श समष्टि होगा। कब, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे। कितने सिक्के, 2 सिक्के। ध्यान रखिएगा यही उत्तर है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो 4 कुल संभावनाएं हैं, यानी 2 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि 4 होगी, ठीक है।
तो प्रतिदर्श समष्टि का आंसर आप करेंगे यहाँ पर 4। 3 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, देखिए 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल घटनाएं, कुल घटनाएं का मतलब प्रतिदर्श समष्टि भी आ सकता था इस जगह लिखा। देखिए यहाँ मैंने इसीलिए प्रतिदर्श समष्टि लिख दिया, यहाँ कुल घटनाएं लिख दिया, क्योंकि आपको दोनों का अंदाजा हो कि दोनों एक ही बातें हैं और आप अच्छे से समझ सके। अब आप बताइए जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या हो सकता है। 3 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो सबसे सीधी सी बात है, पहले या तो हो सकता है तीनों पे हेड आए, फिर हो सकता है 2 पे हेड आए, तीसरे वाले पे टेल आए, या हो सकता है 1 पे हेड आए बाकी दोनों पे टेल आए। ऐसे हो सकता है तीनों पर टेल ही टेल आए, 2 पर पहले टेल आए, तीसरे पर हेड आ जाए, या 1 पर टेल आए और बाकी दोनों पर हेड आए। अब ये तो 6 हुई। इसके बाद एक और चीज पॉसिबल है कि देखिए यहाँ पर हेड बीच में टेल और किनारे हेड हो जाए, यहाँ पर देखिए टेल बीच में हेड और किनारे टेल हो जाए। इस तरीके से 8 घटनाएं देखिए ये पॉसिबल है, जो कि 3 सिक्कों को उछाला जाएगा। जब कितने सिक्के उछाले जाएंगे, 3 सिक्के उछाले जाएंगे, तो प्रतिदर्श समष्टि या फिर 3 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि या फिर कुल घटनाएं उछालने पर कुल घटनाएं 8 होंगी। कितनी होंगी, 8। ये 8 होंगी। 2 सिक्के उछालने पर देखिए 4 होंगी, है ना। तो आप देख पा रहे हैं इसमें आपको आंसर क्या करना होगा, डी पार्ट 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न अलग अलग टाइप के पूछे जाते रहते हैं। अक्सर प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में आपसे ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चैप्टर्स के प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा, 2 पासों को एक साथ उछालने पर। देखिए एक पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 या 6 यानी कि 6 ही अंक आपको मिलते हैं। 1 2 3 4 5 या 6, ये जब एक पासा उछाला जाता है तो यही 6 घटनाएं मिलती हैं कुल। यहाँ पर क्या बोला, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कुल घटनाएं, टोटल। तो जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो ध्यान रखिएगा 6 की घात 2 ऐसे 36 आपको घटनाएं मिलती हैं। ठीक है, 36 घटनाएं होती हैं। टोटल घटनाओं को लिखने का तरीका आपको ऐसे, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे हो सकता है, एक आ सकता है, दोनों पासे पर हो सकता है 1 1 आए, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, या 1 के साथ 4 आ सकता है, या 1 के साथ 5 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे ही देखिए 2 के साथ 1 आ सकता है, या 2 के साथ 2 ही आ सकता है, फिर 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है। भाई 2 पासे गिरेंगे ना, एक पर कोई अंक, दूसरे पर कोई अंक, और 2 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे ही आप देखेंगे 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, आप देख पा रहे हैं ऐसे 4 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, 6 के साथ होगा। तो देखिए 6 गुणे 6 36, ऐसे कुल प्रतिदर्श समष्टि 36 मिलेंगी जब 2 पासे उछाले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, 36 हो जाएगा जब 2 पासे उछाले जाएंगे। इस चैप्टर को मैं विस्तार से जब पढ़ाऊंगा, अगर आपको नीड है तो मुझे बताइए। मैं वैसे ये सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप जैसा बोलेंगे आपके लिए वो कार्य किया जाएगा। तो आप सब सहयोग बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट केस में देखिए, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 हरी गेंद है। तो एक गेंद निकालने पर उसके लाल होने की संभावना। देखिए पहले तो आप ये तुरंत पता करेंगे, संभावना या प्रायिकता का जो सूत्र है मैंने तो आपको बता रखा है कि संभावना या प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। सीधे सीधे नीचे हमेशा आपको कुल घटनाएं लिख देनी होती हैं, अंश और हर में भिन्न के रूप में लिखना होता है। नीचे कुल घटनाएं और ऊपर अनुकूल घटनाएं। अनुकूल का मतलब जो आपको चाहिए, जो प्रश्न ने डिमांड की है, बस। तो यही सूत्र होता है। अभी देखिए पहले हम यहाँ कुल घटनाएं देखें, 3 लाल और 5 हरी। तो कुल गेंदें आप लिख लेंगे तो आएगा 3 + 5, ये है रेड और ये ग्रीन, है ना, यही तो है लाल हरी। तो टोटल गेंदें कितनी हुई, 8। आपको किसके लिए पूछा था, एक गेंद निकालने पर लाल हो, लाल मतलब रेड, तो रेड वाली कितनी है, 3 है, तो इसको अनुकूल वाले पे लिखिए, 3 ऊपर रखिए, कुल कितने हैं, 8 नीचे रखिए, कटेगा है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बस खत्म, ये आंसर हो गया। 3/8 देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 7 2 5 और जो भी आपको दिया है इसका आपको मध्यिका ज्ञात करनी है। तो चलिए फटाफट आप मध्यिका बताइए। आप 3 7 2 5 9, तो 3 7 2 5 9 की मध्यिका बतानी है। मध्यिका बताने के लिए सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मैं आरोही में लिख लेता हूँ। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं 2 3 5 7 9, यही तो आएगा इसका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको मध्यिका का जब सूत्र लिखना होता है, मध्यिका का सूत्र 2 तरह से होता है। अगर ये जो दिए गए प्रेक्षण है, ये n जो है ये सम हो तो अलग सूत्र होता है, या विषम हो तो अलग सूत्र होता है। यहां पर कैसा है देखिए, 1 2 3 4 5, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो प्रेक्षण है वो विषम है, 5 है।
n बराबर 5 आया और 5 कैसा है, विषम। तो विषम के केस में जो मध्यिका का सूत्र होता है वो होता है n+1 टोटल बटे 2वां पद, ठीक, n+1 बटे 2वां पद होता है ये। तो इसमें n 5 रख दीजिए, 5 था, 5 + 1 बटे 2वां पद, आगे आप ऐसे इसको लिखते रहेंगे। तो 5 1 6, 6 बटे 2वां पद, 6 बटे 2वां पद का मतलब क्या हुआ आप बताइए, 2 से कट के 3वां पद। 3वां पद कौन सा है, या थर्ड टर्म कौन सा है, तीसरा पद देखिए, यहां से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपने अरेंज किया था आरोही उसी में देखना है। तो 5 आ रहा है, तो इसका आंसर 5 आ गया मध्यिका, ठीक है। ऐसी स्थिति में मध्यिका 5 यानी बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है, अगर ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तो, अगर आपको एक एक नंबर मिलते हैं तो। अब ये सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको चीजें कराई जा रही हैं। मैं प्रयास रख रहा हूं कि आधी पुस्तक आपको खत्म कर दूं ताकि अगले पार्ट में आधी और पुस्तक आपको करा दी जाए। बहुत ही शानदार आपके लिए होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। आप सब बस शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न लिखा है इसमें बोला गया है 3 2 1 2 1 0 1 2 1 का बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक होता है। तो देखिए इनमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, 3 आया है, देखिए 1 बार 2 1 2 3 बार 2 आया, 1 आया 1 2 3 4, 1 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। देखिए 1 आया है 4 बार, 1 क्योंकि 4 बार आया है इसलिए सबसे ज्यादा बार 1 आया है, तो बहुलक भी 1 हो जाएगा, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 0 डिग्री का मान। देखिए साइन कॉस टैन इनके मान आपको टेबल में याद कर दे। मैं फिलहाल साइन 0 30 सारे मान आपको यहाँ पर बता देता हूँ साइन के, लेकिन बाकी मान आप टेबल याद करिए और मुझे बताइएगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये टेबल बनाना सिखा दूंगा। पूरी की पूरी टेबल आपको आ जाएगी बेहतरीन तरीके से। देखिए साइन 0 0 ही होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, साइन 60 अगर देखें साइन में 60 का मान तो √3/2 और 90 का 1 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉस भी आपको बता देता हूँ। कॉस के मान क्या होते हैं, इसके रिवर्स ऑर्डर चलता है, उल्टा बस लिखते जाइए। मतलब ये 1 यहाँ से लिखे, जो 0 का मान है वो ये हो जाएगा, इधर से आप इधर बढ़ते जाइए, उल्टा बढ़ते जाइए बस। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसी को उल्टा लिख देंगे, तो अब 1/2 इधर आ जाएगा और 0 यहाँ चला आएगा, तो ये कॉस के मान हो जाते हैं। ये सब मैं सारी टेबल बनाना आपको सिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे। ये साइन कॉस के मान आपको याद हो गए होंगे, मैंने बता दिया है। इसमें देखिए साइन 0 का मान आपसे बोला गया था, तो साइन 0 का मान तो 0 ही है, इसलिए राइट आंसर 0 हो जाएगा। tan π/4, देखिए जब भी इस तरीके से आपको मिले tan में π/4, पाई का मान जब इस तरीके से साइन कॉस tan के साथ पाई आता है तो पाई ये कोण को दर्शाता है, और कोण के केस में पाई का मान 180 लिया जाता है। पाई का मान कितना लिया जाता है, 180। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 180 रखेंगे पाई की जगह ऊपर, नीचे बटे में 4 है, देखिए काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंचे 20। तो आप देख रहे हैं 45 आया, यानी जो π/4 था ये π/4 ही 45 है। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 1 होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब आप टेबल बनाएंगे तो tan में tan 45 1 मिलेगा, ठीक है। तो tan 45 का मान आपका 1 हो जाएगा। डी पार्ट इसका आंसर देखिए दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉस में 2π/4 का मान, कॉस में आप 2π/4, मैंने क्या बताया 2π/4, यहाँ पर आप जहाँ भी पाई आपको दिखे वहाँ 180 रखिए, तो 2 × 180 हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सा कॉस के साथ यहाँ मैं स्पेस बना लेता हूँ, अब लिखते हैं, ठीक है। देखिए कॉस में 2π/4, तो आप देखिए यहाँ पर कॉस 2π की जगह 180 हो जाएगा, /4 है, इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 से 180 90 आ जाएगा। देखिए कॉस में 90 आ गया, कॉस में 90 का मान ऊपर देखिए कितना था, कॉस में 90 का मान कितना था, 0। तो ये कॉस में 90 का मान 0 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका 0 हो जाएगा। 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी कुछ मिलता है तो आप ऐसे ही सारे आंसर्स कर सकेंगे, साइन कॉस और टैन के भी। अब मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो मुझे बताइएगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दूंगा ताकि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं ट्रिग्नोमेट्री तक रोकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद का जो आगे का पोर्शन होगा, शायद आई थिंक 7 या 8 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। अब आगे के जो और चैप्टर्स होंगे उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके आपको ये पूरा बहुविकल्पी का सेक्शन कंप्लीट करा दूंगा। और आपने देखा कि ये बहुविकल्पी ही नहीं बल्कि अतिलघु उत्तरी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट रहा है। आप सब इसको ढंग से देखिए, ढंग से समझिए, खूब मन से इसका अभ्यास करिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही मैं परीक्षा आने तक आपको इस चैनल पर
बहुत शानदार शानदार कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधे आपकी सहायता करेगा और उससे संबंधित प्रश्न भी आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। और टेट सीटेट सुपर टेट की क्लासेस के लिए भी आप चिंता ना करें, क्योंकि देखिए यूपी टेट, टेट सीटेट सुपर टेट क्लास शाम 7 बजे आपकी चली रही है। वो जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जा रही है टेट सीटेट सुपर टेट तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है शाम 7 बजे वाला, जो कि टेट सीटेट और सुपर टेट हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आप उसको ढंग से सीखिए, वो लेक्चर अटेंड करिए, आगे की आपकी बहुत शानदार तैयारी होगी। डेली शाम 7 बजे आपको वो क्लास मिलती रहेगी, तो आप उसको देखिए, समझिए और बहुत ही शीघ्र आपको अन्य विषयों पर भी क्लासेस हमारे यहाँ मिलेंगी। इस चैनल पर आपको बहुत शानदार मटेरियल मिलेगा। आप बस इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।